तो जब हम बात करते हैं मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन किसने कराना है, तो हमने पहले करा कि जिन जिन लोगों ने एग्जिस्टिंग का रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, जैसे कि वो अगर वैट, सर्विस टैक्स इन सब में पहले से रजिस्टर्ड थे, उनको तो कराना ही कराना है। दूसरा हमने कहा एक थ्रेशोल्ड लिमिट के अगर क्रॉस कर देते हैं तो उनको रजिस्ट्रेशन कराना है। वो हमने थ्रेशोल्ड लिमिट की भी बात करी। जनरली वो अगर थ्रेशोल्ड लिमिट की बात करें तो वो 40 और 20 लाख है, बट स्टेट वाइज ये डिफाइन किया गया है। और अगर मल्टीपल स्टेट होते हैं तो हम जो भी लोएस्ट वाला होता है उस स्टेट को मान के चलते हैं, और उससे अगर क्रॉस हो जाता है तो उस स्टेट, सारे स्टेट में हमें रजिस्ट्रेशन कराना होगा उस लिमिट को लेकर। तो यहाँ पे अगर हम पिछले वाले एग्जांपल में लेते हैं तो हमें दिल्ली में भी रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, हमें हमारा कर्नाटका में भी रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, और हमें हमारा त्रिपुरा में भी रजिस्ट्रेशन कराना होगा। फिर हमारा तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, वो है मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन। तो मुझे ये लिमिट नहीं देखनी, लेकिन मुझे पता करना है कि अच्छा फिर क्या मुझे रजिस्ट्रेशन अब कराना है नहीं कराना। अगर मैं इन टाइप ऑफ एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हूँ तो मुझे वो रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, उसको हम बोलते हैं मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन, इररिस्पेक्टिव ऑफ माई सप्लाईज। मैं क्या सप्लाई, मैं कितने का सप्लाई करूँ उससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हाँ, इसमें कुछ कुछ एक्सेप्शंस हैं, जो हमने ऊपर एक्सेप्शंस हमने पढ़े थे, एग्जम्पशंस वगैरह, वो यहाँ पे एप्लीकेबल हो जाएंगे। तो अगर हम इसमें बात करें, हमने इसको 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया है। एक तो हमारा ई कॉमर्स रिलेटेड, दूसरा हमारा क्या हम रेमिट टैक्स वगैरह रेमिट करें या फिर आईटीसी वगैरह का क्लेम करते हैं, और तीसरा हमारा स्पेशल केसेस। तो पहला अगर हम ई कॉमर्स रिलेटेड की बात करें तो हमारे ई कॉमर्स जनरली मॉडल चलता कैसे है। उस केस में क्या होता है, एक ई कॉमर्स ऑपरेटर होता है, जिसके एक फ्लिपकार्ट एक ई कॉमर्स ऑपरेटर है, एक सप्लायर होता है, एक कस्टमर होता है। कस्टमर ई कॉमर्स ऑपरेटर को क्या करता है, ऑर्डर प्लेस करता है। वो ऑर्डर प्लेस करता है तो ई कॉमर्स जो ऑपरेटर है जैसे कि फ्लिपकार्ट, वो ऑर्डर पास ऑन कर देता है सप्लायर को, और सप्लायर क्या करता है, वो सामान को कस्टमर को भेज देता है। या तो कभी कभी फ्लिपकार्ट अपने खुद के लोगों को भेजता है, वो आगे जाके उनको सामान को डिलीवर करता है। तो ये होता है हमारा ई कॉमर्स का मॉडल यूजुअली। तो इस केस में अब क्या होता है कि गवर्नमेंट को ये ट्रांजेक्शन जो है वो ट्रैक करनी है, उनको देखना है कितने सप्लायर्स है जो इसके थ्रू बेच रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है कि ये लोग जो है वो बड़े हैं। अगर वो ई कॉमर्स के ऑपरेटर के थ्रू सब कुछ अपनी सर्विस रजिस्टर कर सकते हैं, सामान बेच सकते हैं, तो काफी बड़े हैं। तो वो उन ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं कि कौन कौन लोग हैं जो ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू सप्लाई करते हैं। तो इस केस में पहला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो इसके लिए गवर्नमेंट ने टीसीएस का एक प्रोविजन भी लेके आई थी, जहां पे उन्होंने कहा था कि अगर कोई भी बंदा ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू सप्लाई कर रहा है तो ई कॉमर्स जो ऑपरेटर है उनका टीसीएस काटेगी 1% के हिसाब से। तो वो एक प्रोविजन भी लाई थी। तो यहाँ पे वो 52 जो सेक्शन है वहां पे ये समझाया गया है, वो हम आगे और डिटेल में समझेंगे कि वो कब कब लगता है, कैसे लगता है। बट अभी के लिए किस किस को अब रजिस्ट्रेशन कराना है, एक तो ये जो ई कॉमर्स ऑपरेटर है उनको मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन कराना ही कराना है। दूसरा, जो ये बंदे इनके साथ जो जुड़े हुए थे, इनके थ्रू सप्लाई कर रहे थे, इन सप्लायर्स को भी मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन करवाना ही पड़ेगा, ठीक है। लेकिन इसमें एक हमने एक्सेप्शन पढ़ा था, अगर हमें याद हो तो हम वो सर्विसेज की बात कर रहे थे कि अगर हम इसके थ्रू सर्विसेज के थ्रू अगर हम ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू अगर हम सर्विसेज सप्लाई करते हैं तो उस केस में हमें रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं होती है। तो यहाँ पे उन सारे सप्लायर्स को रजिस्ट्रेशन कराना पड़ा, ये ई कॉमर्स ऑपरेटर को रजिस्ट्रेशन कराना पड़ा। तो ये हमारे जो है वो ई कॉमर्स रिलेटेड है। फिर आता है हमारा रेमिट टैक्स या फिर क्लेम आईटीसी। अगर हम इसकी बात करें तो जो जो टैक्स डिडक्टर हैं जैसे कि पीएसयूज वगैरह हैं, तो गवर्नमेंट ने क्या करा, एक और नया प्रोविजन लेके आई थी, जहां पे उन्होंने कहा था कि कुछ पीएसयूज वगैरह जो होते हैं, और भी उन्होंने 3-4 और लिस्ट दे रखी है, इन लोगों को जब भी ये पेमेंट करी है उससे पहले कुछ अमाउंट को कलेक्ट करना पड़ता है, और जो वापस वो गवर्नमेंट को डिपॉजिट करती है उसको हम बोलते हैं टीडीएस अंडर जीएसटी। तो वो भी हम डिटेल में बाद में समझेंगे कि टीडीएस अंडर जीएसटी होता क्या है। बट हाँ, वो जो टीडीएस वो काटती है, तो जो ये लोग काट रहे हैं उनको एक सेपरेट रजिस्ट्रेशन मिलता है जो उनके नॉर्मल रजिस्ट्रेशन जैसा नहीं होता है। तो उन लोगों को भी मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है जीएसटी के अंदर। दूसरा होता है जो पर्सन सप्लाइंग कर रही है किसी और के बिहाफ में, जैसे कि एजेंट वगैरह होते हैं। अगर एक प्रिंसिपल है, एक एजेंट है, हमने ये पढ़ा था। तो अगर प्रिंसिपल ने एजेंट को सप्लाई किया है और ये एजेंट कस्टमर को सप्लाई करने वाला है, और ये एजेंट प्रिंसिपल के बिहाफ पे सप्लाई करने वाला है इस कस्टमर को, तो ये वाले को भी, इनको भी मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है जीएसटी के अंदर। लेकिन इसमें एक चीज ध्यान रखना होगा, जब हम बोल रहे हैं पर्सन सप्लाइंग ऑन बिहाफ ऑफ अदर, यहाँ पे टैक्सेबल सप्लाईज की बात करी गई है। ऐसा भी तो हो सकता है कि मैं सिर्फ एग्जाम्प्ट सप्लाईज कर रही हूँ। हो सकता है कि जैसे मैं एक पर्सन थी, मेरा काम था, मैं जीएसटी के अंदर अभी तक रजिस्टर्ड नहीं हूँ, मैं एग्रीकल्चरिस्ट हूँ। अब मैं एक एग्रीकल्चरिस्ट हूँ, मैं क्रॉप वगैरह उगाती हूँ। अब मेरे को किसी की हेल्प चाहिए थी कि सारा का सारा सामान बेच दे। एक एजेंट अपॉइंट किया, उसने कहा ठीक है मैं कमीशन वगैरह लूंगा, सारा सामान बेच दूंगा।
अब उस वो बंदे को अपॉइंट किया, मैं क्या करती हूँ, उसको उसके नाम पे बिलिंग कर देती हूँ, वो आगे जाके सारा सामान बेच देता है। अब इस केस में क्या हुआ, मैंने इसके नाम पे बिलिंग तो कर दी, तो एक दिमाग में अब ये आता है, क्या इस बंदे को, जो ये एजेंट है, इसको क्या रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा जीएसटी के अंदर या नहीं। अगर हम इस लाइन को पढ़ें कि पर्सन सप्लाइंग ऑन बिहाफ ऑफ अदर, तो हाँ, लेकिन इसमें एक चीज और है, यहाँ टैक्सेबल सप्लाईज की बात कर रही है, बाय ए टैक्सेबल पर्सन। तो अगर मैं हूँ, अगर मैं टैक्सेबल पर्सन हुई तभी उसको कराना पड़ेगा, अदरवाइज को नहीं कराना। तो इसको ये चीज हमें ध्यान रखना होगा। फिर आता है हमारा इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, इनको भी मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। अब इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर क्या होता है, ये हमारा जो कंसेप्ट को लिया गया था वो हमारे सर्विस टैक्स के रिजीम से लिया गया था, जहाँ पे जनरली अगर देखा जाए तो एक जैसे हेड ऑफिस है, हेड ऑफिस क्या करता है, वो बहुत सारी सर्विसेज अवेल करता रहता है। अब जैसे उसने चार्टेड अकाउंटेंट अपॉइंट किया, उसको ऑडिट करवाना था अपनी सारी ब्रांचेस का। एक एसबीआई था, हेड ऑफिस था, उसको उसकी बहुत सारी ब्रांचेस है, डिफरेंट डिफरेंट स्टेट में उसकी ब्रांचेस हैं। अब जो चार्टेड अकाउंट्स ने अपॉइंट किया है वो हेड ऑफिस का ऑडिट करता है, सारी ब्रांचेस का भी उसको ऑर्डर उसके लिए करना पड़ेगा। तो अब वो बिलिंग जो करेगा, जो सीए है, वो तो एक ही जगह करेगा, क्या मैं तो सिर्फ हेड ऑफिस में बिलिंग कर रहा हूँ, मतलब मुझे अब फर्क पड़ता है कौन सी कहाँ पे क्या क्या ब्रांचेस है, मैं अलग अलग बिलिंग नहीं करूंगा। तो प्रॉब्लम आती है, अगर हम आईटीसी क्लेम करें तो हमें बहुत सारी प्रॉब्लम आ जाती थी, क्योंकि आईटीसी की कुछ कंडीशन है जो हम डिटेल में समझेंगे कि क्या क्या कंडीशंस होती हैं, जहाँ पे मेरे को वो कंडीशंस को फुलफिल करना होता है क्लेम करने के लिए। तो वो जो थे वो क्लेम नहीं कर पा रहे थे, तो उस केस में उन्होंने कंसेप्ट लेके आए इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, मतलब जो भी आपका इनपुट सर्विसेज हैं उसको आप अपनी ब्रांचेस में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो ये जनरली इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, इसका एक पैन होता है, वो अपने जीएसटीएंस को वो डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। इसको भी हम डिटेल में समझेंगे कि इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर होता क्या है, उसको कौन सी रिटर्न फाइल करनी होती है, कैसे करनी होती है, वो सब भी हम डिटेल में बाद में समझेंगे। फिर इसके बाद अगला आता है रिवर्स चार्ज। अब रिवर्स चार्ज हमने ऊपर भी कहीं पढ़ा था, हमने कहा था कुछ एग्जेम्पशन है, तो हमने वहां क्या पढ़ा था कि अगर मैं एक सप्लायर हूं और मेरी सारी की सारी सर्विसेज रिवर्स चार्ज के अंदर हैं, जैसे कि जीटीए में क्या होता है, सारा का सारा रेसिपिएंट पे कर सकता है, वो एक ऑप्शन होता है। बट हम मान के चलते कि मेरा सारा सप्लाई, मेरे को रजिस्ट्रेशन नहीं लेना और मैं सारी की सारी जो सप्लाई कर रही हूँ वो रिवर्स चार्ज के अंदर करती हूँ, तो उस केस के अंदर अब यहाँ पे क्या है, तो मैं एग्जेम्प्टेड हूँ, मुझे नहीं लेना। यहाँ पे क्या होता है, उल्टा केस है, यहाँ पे जो रिसिपिएंट है, जिसको सारी की सारी जो लाइबिलिटी है वो अगर रिवर्स चार्ज के अंदर पे करनी है, वो इसके अंदर कवर्ड होता है, मतलब उसके इस केस में उसको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। अब कुछ स्पेशल केसेस हैं, जैसे कि इंटरस्टेट सप्लाईज। अगर मैं इंटरस्टेट सप्लाई करती हूँ तो मुझे मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है, लेकिन हमने यहाँ पे एक एग्जाम्पशन पढ़ी थी कि इस पे भी एक एग्जाम्पशन है, अगर वहां उस लिमिट्स को मैं क्रॉस नहीं करी तो मुझे रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है। वैसे ही कैजुअल टैक्सेबल पर्सन को भी मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन लेना है, बट इसमें भी हमने एक एग्जाम्पशन पढ़ी थी, अगर वो मैं लिमिट क्रॉस नहीं करी तो फिर मुझे मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन नहीं लेना। वैसे ही नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन को मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन लेना होता है। साथ ही साथ जो ऑनलाइन इंफॉर्मेशन एंड डाटाबेस एक्सेस ऑडिटेबल सर्विसेज होती हैं, जो मैं इंडिया के बाहर से यूजली लेती हूँ, उनको भी मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन लेना होगा। तो ये हमारे वो केसेस थे जहाँ पे मुझे रजिस्ट्रेशन जो है वो मैंडेटरी लेना होगा। कुछ में कुछ एक्सेप्शंस थे जो हमने पढ़े। तो ये वो है, जैसे कि इंटरस्टेट सप्लाईज की अगर बात करें तो 20 लाख की या 10 लाख की हमारी लिमिट लगी हुई थी। कैजुअल टैक्सेबल पर्सन के लिए केस में जो हमारा था, अगर वो इंटरस्टेट सप्लाई कर रहा है हैंडीक्राफ्ट गुड्स की, सभी के लिए नहीं है, सिर्फ हैंडीक्राफ्ट गुड्स की अगर वो कर रहा है तो उस केस में भी उसके एक लिमिट के बाद अगर वो करता है तभी लेना पड़ेगा, अदरवाइज नहीं लेना पड़ेगा। वैसे ही पर्सन हु आर रिक्वायर्ड टू पे द टैक्स अंडर द रिवर्स चार्ज, उस केस में वो जो है उसको उसको रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं होती है। फिर आता है हमारा नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन, अगर वो कर रहा है तो उस केस के अंदर भी, वैसे हमने ई कॉमर्स का भी पढ़ा था। तो ये थे हमारे जो मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन है। इसके अलावा हमारा रजिस्ट्रेशन हमें कौन कौन से केस में ट्रांसफर वगैरह अगर होता है, तो अगर लेट्स से कोई मेरा एक बिजनेस था, रन कर रहे थे एंड सडनली डेथ हो जाती है मेरी, तो उस केस में जो सामने वाला पार्टी जिसको ये सारा जाने वाला बिजनेस, उसको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। वैसे अमलगमेशन वगैरह की अगर बात करें या डीमर्जर वगैरह हो रहा है, अगर कोर्ट ने कोई ऑर्डर दिया है, हाई कोर्ट ने कोई ऑर्डर दिया है, तो जैसे ही वो कंपनी इंकॉर्पोरेट होती है नई वाली, उनको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। तो पहले वाले केस में जब ट्रांसफर हो रहा है तब से लेना पड़ता है, और जब हाई कोर्ट वगैरह का ऑर्डर आता है तो जब कंपनी बन जाती है, रजिस्ट्रेशन जो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज है वो सर्टिफिकेट ऑफ इंकॉर्पोरेशन इशू करता है, तो उस केस में हमें रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा।